नमस्कार। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुषाण वंश और कनिष्क प्रथम के बारे में। कुषाण वंश और कनिष्क प्रथम, आइए। कुषाण वंश व कनिष्क प्रथम। हाँ, तो कुषाण वंश, जो कुषाण वंश है वो मध्य एशिया चीन की 5 शाखाओं में विभाजित था और उस 5 शाखाओं में से यूची कबीले की 5 शाखाओं में से यूसी कबीले की 5 शाखाओं में से एक थी कई शिवांग। ठीक है, और वो कई शिवांग नाम से भारत आई और धीरे धीरे वो कुषाण नाम से लोकप्रिय हो गई। किस नाम से? कुषाण नाम से, कुषाण वंश नाम से लोकप्रिय हो गई। और यही वंश भारत में कुषाण वंश कहलाया। क्या कहलाया? कुषाण वंश। कुषाण साम्राज्य था वो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। मध्य एशिया, जो ये भारत है, ये मध्य एशिया वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर पूरा वो यहाँ तक वो साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। कुषाण वंश, कुषाण साम्राज्य। इसके समकालीन विश्व में 3 साम्राज्य थे। एक तो रोमन, बोले तो समकालीन 3 साम्राज्य, समकालीन समकालीन साम्राज्य, समकालीन साम्राज्य कौन कौन से? एक तो रोमन, एक साम्राज्य तो था रोमन। चीन, चाइना का चीन साम्राज्य। कौन सा वंश था वहां पर? हान वंश था, हान वंश, ठीक है। और तीसरा था पार्थियन, भारत का पार्थियन साम्राज्य। ये 3 जो साम्राज्य थे वो कुषाण साम्राज्य के समकालीन थे, ठीक है। अब इसके शासकों के ऊपर आते हैं, और शासकों में पहला जो शासक था कुजुल कडफिसस। क्या नाम था उसका? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस या कडफिसस प्रथम। कुजुल कडफिसस या कडफिसस प्रथम। कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस या कडफिसस प्रथम, कडफिसस प्रथम।
ये जो राजा था, ये राजा था, इस वंश का पहला राजा था। ये प्रारंभ में हर्मियस के अधीन था। प्रारंभ में एक राजा था, प्रारंभ में हर्मियस के अधीन था। एक हिंदी यूनानी राजा था हर्मियस यूनानी राजा था। कौन सा राजा था? यूनान का, जो पूर्वोत्तर भाग में था, हर्मियस के अधीन था। बाद में ये स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो जाने के बाद में इसने एक उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके ये स्वतंत्र हो गया। इसने तांबे के सिक्के चलाए। कौन सी भाषा? कौन से? तांबे के सिक्के। और इन सिक्कों के ऊपर इसने यूनानी और खरोष्टी लिपि में लेख लिखवाए। खरोष्टी लिपि में लेख लिखवाए। खरोष्टी लिपि में लेख लिखवाए। ठीक है। कुजुल कर्फिसस के बाद में आते हैं विम कर्फिसस। कुजुल कर्फिसस के बाद में आते हैं विम कर्फिसस। ये जो राजा था, क्या नाम है? विम कर्फिसस। ये सोने का सिक्का चलाने वाला पहला राजा था। पहला राजा, ठीक है। सोने का सिक्का चलाने वाला कुषाण वंश का पहला राजा था। ये जो था शिवजी का भक्त था। और शिवजी का भक्त होने के कारण इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महेश्वर की उपाधि धारण की। और बात करें तो इसने अपने सिक्कों पर एक तो शिवजी, नंदी और त्रिशूल, अपने सिक्कों के शिव, नंदी और त्रिशूल को उसने खुदवाया। तो इससे पता लगता है कि ये विम कर्फिसस जो राजा था वो शिवजी का भक्त था और शिवजी के अंदर यानी कि शैव जो संप्रदाय है, हाँ, उसके अंदर आस्था प्रकट करता था। शैव संप्रदाय के अंदर आस्था प्रकट करता था। अब आते हैं अपने मेन जो टॉपिक जो था अपने सिलेबस के अंदर। ये तो थी अपने, देखो, कनिष्क, जो कुषाण वंश पढ़ते तो उससे पहले कनिष्क प्रथम पढ़ने से पहले हमें कुषाण वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ये वंश कहाँ से आया, कैसे आया, और ये कनिष्क प्रथम था किस वंश का था। इसके बारे में थोड़ी बहुत, उसको शासकों के बारे में थोड़ी डिटेल हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने थोड़ा ये पढ़ लिया था। अब जो आती है अपने मेन जो है कनिष्क प्रथम, उसके बारे में हम देख लेते हैं।
ठीक है। हाँ, तो कनिष्क, कनिष्क प्रथम तीसरा शासक, ठीक है, कनिष्क प्रथम। सबसे पहले तो इसका जो टाइम पीरियड जो है उसके बारे में थोड़ा विवाद है। कनिष्क भाई ये जो राजा है ये कब हुआ, किस समय हुआ, इसके बारे में विद्वानों के अंदर बहुत सारा विवाद है। तो उस विवाद को पूरी तरीके से सुलझाया तो नहीं गया, लेकिन एक डेट सामने आती है। 3 विद्वानों ने जो डेट दी है कि ये भाई के ज़्यादातर डेट जो है वो ये सही लगती है। फर्ग्यूसन टॉमसन, फर्ग्यूसन टॉमसन, बनर्जी और रैप्सन, ये जो 4 विद्वान हैं, इन 4 विद्वानों ने मिलकर 78 ईस्वी, 78वीं ईस्वी, ये जो डेट दिए कि इसके समय इसका शायद राज्याभिषेक हुआ होगा, राज्याभिषेक हुआ होगा। अभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने अभिलेखों को और साहित्यों का अध्ययन किया और उसके बाद में इन्होंने एक डेट दी कि 78 ईस्वी के आसपास इसका जो राज्याभिषेक हुआ होगा, और या फिर इससे पहले राज्याभिषेक हुआ होगा, और इसी में ये थोड़ा था बोले तो ये इसका टाइम पीरियड तो का ये इस टाइम के आसपास ही इसका जो काल रहा होगा। इन 4 विद्वानों ने अपने बहुत सारे शोध वगैरह जो थोड़ा रिसर्च वगैरह करके, साहित्यिक जो सोर्सेस हैं, किताबें तो थी और अभिलेख थे, उन दोनों के आधार पर इन्होंने ये बताया। ठीक है, अब इसकी विजयों के बारे में देख लीजिए, इसने कौन कौन सी विजय की। ठीक है, सबसे पहले इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। किसके ऊपर? नहीं, सबसे पहले तो इसने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, कश्मीर पर आक्रमण किया। ये किससे जानकारी मिलती है? कल्हण की राजतरंगिणी से, कल्हण की राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी तो बहुत बाद की 11वीं शताब्दी के आसपास की, 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास की कल्हण की राजतरंगिणी। कश्मीर को जीता। कश्मीर ना करके इधर अपन यानी कि अलग अलग विजयों को पढ़ेंगे। कश्मीर में वो बाद में जाता है क्योंकि उस समय उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, हाँ, पाटलिपुत्र पर आक्रमण। पाटलिपुत्र पर आक्रमण, तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण जो इसने किया तो वहां के शासक को इसने हराया। वहां के शासक को हराया तो उसने बहुत सारे धन की कामना की कि मुझे तो इतना सारा धन चाहिए, इतना सारा धन चाहिए। फिर इसने बाद में कहे मुझे ये 3 चीजें दे दो, फिर बाद में उसने वो के संतुष्टि कर लूंगा। कौन कौन सी चीजें वहां से ली उसने? एक तो अश्वघोष नामक विद्वान, अश्वघोष नामक विद्वान, और बुद्ध का भिक्षा पत्र,
बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट, अनोखा कुक्कुट, कि ये 3 चीजें दे दो, इससे ही मैं संतुष्टि कर लूंगा। ये किससे जानकारी मिलती है? वाराणसी के आसपास, वाराणसी के पास एक सारनाथ का लेख मिला है, सारनाथ का लेख, सारनाथ का लेख मिला है कि इसमें उसने उसके ऊपर अधिकार, पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, सारनाथ के लेख से पता लगता है कि उसने बिहार और बंगाल के ऊपर, बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था। एक चीनी ग्रंथ है, एक चीनी ग्रंथ है, उसका नाम है श्री धर्म पिटक निदान सुत्त। श्री धर्म पिटक निदान सुत्त का एक चीनी अनुवाद है। यहाँ का अनुवाद तो नहीं मिलता, लेकिन चीनी अनुवाद में, चीनी अनुवाद से पता लगता है कि जो कनिष्क प्रथम ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण किया था। किससे पता लगता है? श्री धर्मपिटक निदान सूत्र से। ठीक है, हाँ, फिर देखो, फिर उसके आक्रमण करके उसने बहुत सारे धन सोने चांदी की कामना की थी कि वहाँ से मुझे मिले, लेकिन वहाँ फिर उसने अश्वघोष नामक विद्वान से वो प्रभावित था, तो उसके मुझे कि ये 3 चीज़ें दे दो, तो वहाँ से इस 3 चीज़ों की उसने प्राप्त कर ली। तो बाद में जानकारी, स्पूनर नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट था। क्या नाम था? स्पूनर ने पाटलिपुत्र में खुदाई की, पाटलिपुत्र और बिहार के कुछ क्षेत्रों में खुदाई की, तो इसके सिक्के मिले, वहां पर कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए। तो इसके आधार पर उसने कहा कि भाई के इसके ऊपर उसने अधिकार किया होगा, इसको अधिकार क्षेत्र में लिया होगा। ठीक है, और एक 2 विद्वान हुए थे, के सिन्हा और वीपी सिंह। बिहार के खेराडीह में उत्खनन करके पता लगाया कि भाई के यहाँ पर कनिष्क का आक्रमण हुआ था। कनिष्क के आक्रमण की इन्होंने पुष्टि की। ठीक है, तो ये हो गई पाटलिपुत्र पर इसने आक्रमण किया था, और वहाँ के शासक कौन था ये पता अभी नहीं लगा है, और वहाँ से ये 3 चीज़ें उसने प्राप्त की थी, और उसको शासक को हराया था, और वहाँ पर पूरा अधिकार क्षेत्र में ले लिया, या फिर उसको पूरा अधिकार क्षेत्र में ले लिया, या फिर उसको स्वायत्त रहने दिया, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन सिक्के मिलते हैं, जो ज़्यादा अभिलेख मिलते नहीं है, इससे वो पता लगता है कि भाई कि वो उसको स्वायत्त रहने दे दिया गया होगा। और बक्सर से भी इसके सिक्कों के ढेर मिले, बक्सर से भी सिक्कों के ढेर मिले। ठीक है, सिक्कों के ढेर, तो इससे पता लगता है कि बक्सर, बिहार के अंदर बक्सर में सिक्कों का ढेर मिला है। पाटलिपुत्र पर ये जो श्री धर्मपिटक निदान सूत्र है, पाटलिपुत्र के आक्रमण की पुष्टि करता है। वाराणसी का जो लेख मिला है, तो इससे ये पता लगता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन वहाँ पर सिक्कों से तो पता ये लगता नहीं है कि भाई वहाँ पूरा अधिकार क्षेत्र में ले लिया होगा, लेकिन अभिलेख बताता है कि उसने आक्रमण किया था। तो इससे पता लगता है कि वो क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया था और
उस पर अपना प्रभाव जमाया था। अब चीन पर आक्रमण, दूसरा आक्रमण जो है चीन पर, और चीन में था हान वंश था। कौन सा वंश था? हान वंश। तो उसने हान वंश के सेनापति पांचाओ, हान वंश के सेनापति पांचाओ को हराया था। तो ये भी मिटा देते। दूसरा है चीन पर आक्रमण। चीन पर आक्रमण, तो उसने हान वंश के सेनापति, एक हान वंश का एक सेनापति पांचाओ, तो ये अपने दीर्घ विजय के ऊपर निकला था पांचाओ। तो उसने खोतान, कास्टगर, पामीर, खोतान, कास्टगर, पामीर और ये वाला जो क्षेत्र है उसने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ठीक है, अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। फिर इसकी जो लड़ाई है, इस कनिष्क की लड़ाई है, इस पांचाओ से होती है, पांचाओ से होती है। और फिर इसको हरा देता है और अपना जो क्षेत्र था उसको वापस अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। और कनिष्क की इसमें जीत होती है, ठीक है। और चीनी स्रोतों से भी पता लगता है, चीन के जो ग्रंथ हैं, चीनी स्रोतों से पता लगता है कि पार्थिया के शासक ने, यानी कि पर्सिया के शासक, पर्सिया जो मध्य एशिया वगैरह जो भाग था है ना, पर्सिया के शासक ने भारत पर आक्रमण किया। पर्सिया के शासक ने कनिष्क पर आक्रमण किया, कनिष्क पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हुआ, पराजित हो गया। ठीक है, पहली विजय हमने पाटलिपुत्र के ऊपर देख ली, दूसरी विजय चीन के ऊपर, और तीसरी विजय कश्मीर पर। कश्मीर पर आक्रमण, कश्मीर पर आक्रमण। ठीक है, ये कालक्रमानुसार नहीं है, लेकिन ये सबसे, मुझे लगता है कि ये सबसे अंतिम है, ये सबसे अंतिम आक्रमण लगता है। और इस कश्मीर आक्रमण जो किया था उसके समय इसके सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी थी।
ठीक है। कश्मीर से बोले तो एक अफगानिस्तान से हुविस्क का लेख मिलता है। अब अफगान से हुविस्क का लेख मिलता है। इसका जो बाद का एक शासक होता है हुविस्क के लेख से पता चलता है, हुविस्क के लेख से पता चलता है कि इस अफगान पर कनिष्क का अधिकार था, में कुषाण वंश का अधिकार था, कुषाण वंश का और अधिकार था। तो ये लगता है कि अफगान का कुषाण वंश का अधिकार था, तो ये क्षेत्र जो हुविस्क या फिर उसके बाद के शासकों ने नहीं जीता होगा, ये लगता है कि ये जो क्षेत्र है वो कनिष्क ने कहीं न कहीं जीता होगा। और राजतरंगिणी भी कहती है, राजतरंगिणी भी कश्मीर अधिकार पर पुष्टि करती है, कनिष्क के कश्मीर अधिकार की पुष्टि करती है। कश्मीर अधिकार की, कश्मीर अधिकार की पुष्टि। ठीक है। इसके बाद में आते हैं दक्षिण के आक्रमण पर। दक्षिण का आक्रमण, दक्षिण का आक्रमण। देखो सांची के अंदर एक लेख मिला है, सांची के वाशिष्क के लेख। वाशिष्क एक शासक हुआ था, एक शासक हुआ था कनिष्क के बाद में, कनिष्क के और हुविस्क के बाद में एक शासक हुआ था वाशिष्क। और वाशिष्क जो है, वाशिष्क जो है उसका एक लेख मिला है सांची के अंदर। उसमें लिखा हुआ है कि ये क्षेत्र जो है वो कुषाण वंश के अधिकार में है। तो उसके अंदर एक वासु नामक जो एक अधिकारी है, गर्वनर वासु, वासु नामक राजा का उल्लेख मिलता है, वासु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। और उससे ये पता लगता है कि ये क्षेत्र भी कनिष्क ने विजय किया होगा, क्योंकि उसके बाद के शासकों ने उसे विजय नहीं किया, उसका कोई उल्लेख ऐसा नहीं मिलता। अगर वाशिष्क ने किया होता तो ये मिलता उल्लेख कि भाई के वाशिष्क ने ये क्षेत्र जीता, तो ये शायद कनिष्क ने जीता था, कनिष्क ने जीता था। और ये लेख कब का है? ये 28 ईस्वी का, ये बाद का लेख है। ठीक है। इस प्रकार के 4 विजय हमने पढ़ी है कनिष्क की। कौन कौन सी? पाटलिपुत्र की, कश्मीर, पाटलिपुत्र की, और दूसरी चीन पर आक्रमण की, चीन विजय की, चीन आक्रमण की, तीसरी कश्मीर की, और चौथी दक्षिण आक्रमण की, दक्षिण या फिर सांची के आसपास की, सांची के आसपास कि वो क्षेत्र भी इसने जीता था। ये 4 विजय हैं इसकी। इसके बाद में इतने जिसने जो महत्वपूर्ण जो काम कराया वो है बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। किसका आयोजन कराया था? बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति के बारे में भी देख लेते हैं। इसने कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था? हमने बौद्ध धर्म के अंदर पढ़ा था
चौथी बौद्ध संगीति। और चौथी बौद्ध संगीति के अंदर यानी कि उस समय ये विवाद हो गया था इसके अंदर, कुषाण काल में बौद्ध धर्म में ये विवाद हो गया था कि कौन से जो धर्म की बौद्ध धर्म की जो सही व्याख्याओं के ऊपर विवाद हो गया था। तो इसने इसका जो दरबार में एक आदमी रहता था, इसके दरबार में एक आदमी रहता था, एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसका नाम था पार्श्व नामक बौद्ध विद्वान था। पार्श्व, क्या नाम था? पार्श्व। तो पार्श्व ने सलाह दी कि भाई एक संगीति का आयोजन करा दिया जाए और इस संगीति में तय कर दिया जाए कि बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जो तार्किक जो व्याख्या करने वाले सिद्धांत है, वो कौन कौन से हैं। तो उसी के आधार पर उसने उसी में निर्णय ले लिया जाएगा। तो चौथी बौद्ध संगीति करवाई। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति। और चौथी बौद्ध संगीति को उसने अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता एक इसके विद्वान था वसुमित्र। वसुमित्र, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन बना, किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया अश्वघोष को। अश्वघोष को, जिसको पाटलिपुत्र से वो उठा के ले आया था, मांग कर ले आया था, और अश्वघोष से वो प्रभावित था। अश्वघोष को, ठीक है। और कहां कराया? स्थान कौन सा था? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर के अंदर, कश्मीर में उसने जो है वो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। और चौथी बौद्ध संगीति के अंदर जैसे पार्श्व ने बोला था कि इसके अंदर निर्णय ले लिया जाएगा कि बौद्ध जो धम्म के जो सिद्धांत है, वो तार्किक जो सिद्धांत है वो क्या है। उसके अंदर अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, यानी कि लिखा गया। इसमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया वसुमित्र के द्वारा, विभाषा शास्त्र, ठीक है। तो इस बौद्ध संगीति के द्वारा इसने बौद्ध धर्म के प्रति आस्था भी प्रकट की है। हालांकि ये जो कनिष्क प्रथम था, उसने एक तरफ तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उसके ऊपर उनके अंदर आस्था प्रकट की, और दूसरी तरफ उसने तलवार भी वो उठाए रखी। क्योंकि देखते हम कि भाई के वो अशोक के प्रति, जो अशोक की तरह उसने पूरी तरीके से अपने को बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित नहीं किया था। उसने राज्यों को, यानी कि अपने राजा के जो कर्तव्य होते हैं, राजा के जो कर्तव्य होते थे, तो उसको भी उसने बराबर निभाया। यानी कि अपने आसपास के क्षेत्र को विजय करने का जो काम था वो भी उसने अपनाया, और बौद्ध धर्म के जो प्रचार था उसके भी उसने योगदान दिया, ठीक है। तो अपने बौद्ध संगीति को हमने पढ़ लिया कि कनिष्क के टाइम में जो करवाई गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका निधन। इसका निधन उस जो कश्मीर में गया था आक्रमण करने, तो उसने, उसके सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी। ये उसका निधन हो गया। फिक्स टाइम तो मिलता नहीं है कब हुआ, क्योंकि अलग अलग डेटें मिलती हैं। ठीक है, हाँ। इसके दरबार में विद्वान रहते थे। कौन कौन से विद्वान रहते थे? एक तो चरक, महान सिक्कित जो चरक थे, चरक रहते थे। इन्होंने चरक संहिता लिखी, चरक संहिता, ठीक है। एक सुन्नीवाद दर्शन के नागार्जुन थे, नागार्जुन। वो भी इसके दरबार की वो शोभा बढ़ाते थे। और जो नागार्जुन, ठीक है। इसने 2 पुस्तिकाएं लिखी, माध्यमिक कारिका, माध्यमिक कारिका
और प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है। अब जो इसके बारे में ये जो विद्वान भी रहते थे, अब देखे तो इसका ये एक दूरदर्शी शासक भी था। ये सेना नायक का जो कर्तव्य था वो भी इसने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया, ठीक है। उसने एक हाथ में तो तलवार रखी और एक हाथ में बौद्ध धर्म की किताब रखी। दोनों काम उसने बराबर तरीके से किए। दोनों काम यानी कि धर्म के काम, धार्मिक काम भी किए, क्या धार्मिक काम भी किए और सैनिक काम भी बराबर तरीके से। दोनों के अंदर उसने जो तारतम्यता थी वो बनाए रखी। और देखे तो धार्मिक में बौद्ध संगीति का आयोजन कराया और विदेशी संबंध भी बनाए। इसने विदेशी संबंध भी बनाए, विदेशों के साथ में संबंध भी बनाए। कैसे? एक तो चीन के साथ में युद्ध हुआ। चीन के साथ में युद्ध होने से एक व्यापारिक मार्ग खुला, रेशम मार्ग। और सबसे बड़ी बात है, कनिष्क के टाइम में रेशम मार्ग खुला, जिससे भारत का व्यापार वाणिज्य था वो सबसे बड़ा हो गया। व्यापार वाणिज्य के मार्ग खुल गए। कौन सा व्यापार वाणिज्य? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर कनिष्क और उसकी दीर्घ विजय थी इसलिए पढ़ा है, लेकिन अगर डिटेल में होता तो हम उसका रेशम मार्ग वगैरह जो कुषाण काल के अंदर जो विकसित हुआ वो भी हम डिटेल से देखते। ठीक है, आज हमने कनिष्क प्रथम और कुषाण वंश के बारे में थोड़ी डिटेल से थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की, और इसके जो विजय थी, दिग्विजय थी, उसके बारे में उसने बौद्ध संगीति आयोजन कराया और कैसे धार्मिक और अपने सैनिक कर्तव्य को बराबर तरीके से निभाया, उसके बारे में हमने देखा। तो कॉलेज के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कॉलेज आइए और संपर्क कीजिए।